आज आपकी हेडिंग है संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? हम आपको आज संयोजकता के बारे में बताएंगे, संयोजकता किसे कहते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, लेकिन समझ में तो आएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना भाई। मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा, ये 100% की गारंटी है। लेकिन आपको जरा सा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देंगे संयोजकता जरूर समझ में आएगी। संयोजकता किसे कहते हैं? बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। संयोजकता किसे कहते हैं? कह रहा है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, सॉरी भाई, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए। क्या रहा है? किसी तत्व द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। कह रहा है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। कह रहा है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? एक बार फिर से देखिए, कह रहा है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता किसे कहते हैं आप बताएंगे? बताइए। कह रहा है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। कह रहा है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए गए, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वही होती है उसकी संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता क्या है? कह रहा है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागे गए अथवा उसको ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। देखिए, कह रहा है Na की संयोजकता 1 है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि Na की संयोजकता 1 है? आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। आपको हमने इससे पहले बताया है कि जो कोष होता है, ये आपका कोष होता है, ये आपका नाभिक होता है, एक कोष होता है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा होता है K, L, M, N। ये इतने कोष होते हैं। पहले में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 18, फिर 32, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोष में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, चौथे में 32। आपको इसकी क्या नाम है? इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। कह रहा है Na की संयोजकता कितनी होती है? कह रहा है 11, 1 होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि Na की संयोजकता भैया 1 होती है? आपको तो उसके लिए निकालना ना पड़ेगा, निकालेंगे तब ना जान पाएंगे कैसे संयोजकता 1 होती है। कह रहा है Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कह रहा है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2, दूसरे में 8, 2 8 हो गया, और अब बचा 8, 2 10 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तीसरे में चला गया। यही इसकी जो 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहा है, वो ये क्या है? ये +1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि ये इसको क्या नाम है? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और अथवा अब या तो 17 इलेक्ट्रॉन ले, है ना? नहीं लेगा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना उचित समझेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इसकी संयोजकता +1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है किसी तत्व द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्या कह रहा है? किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागे गए अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए गए, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए गए उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है, दे रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता +1 हो जाएगी। जैसे आपको क्लोरीन का दे दिया जाए, क्लोरीन Cl होता है, Cl 17 होता है ना, Cl का होता है 17, तो 2 8 हो गया 10 और 7 17, यानी कि इसको अब इसका स्टेपलोन में 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो इसलिए 1 किसी तत्व से उधार लेता है, इसकी वैलेंसी हो जाती है -1। इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी -1 हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य तत्वों की जितना बाह्य कोश में आपका इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसको जितना ग्रहण करना रहेगा या त्याग करना रहेगा, अगर कम रहेगा, यानी कि जैसे 1 आता है, लास्ट में 1 आता है, 1 वह दे सकता है। यदि उसके लास्ट में 5 आता है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वह 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी प्रकार उसकी वैलेंसी निकाली जाती है, उसकी संयोजकता निकाली जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है? संयोजकता किसे कहते हैं?
किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए उस तत्व की क्या कहलाती है, वैलेंसी यानी कि संयोजकता कहलाती है। जैसे Na की संयोजकता 1 है, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, आपको हमने बता दिया Na की परमाणु क्रमांक 11 होता है। Na मतलब होता है सोडियम, इसका नाम है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है, यानी कि एक ऐसा तत्व है, यदि इसको हम पानी में ऐसे फेंक देंगे, ये मान लीजिए कोई आपका रूम है, उसके फर्श बराबर उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें इतना सोडियम ऐसे फेंक दीजिए, वो पूरा रूम ब्लास्ट कर जाएगा, तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं रहेगी। और क्या कह रहा है, सोडियम की संयोजकता कितनी है, +1 है, वैलेंसी 1 है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2 8 1, यानी कि पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले, यानी कि या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को। ये कहा भैया मुझे 7 इलेक्ट्रॉन इतना उधार लेना मुझे उचित नहीं लगता, आप मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, आप अपना अष्टक पूरा कर लीजिए, मुझे वैसे छोड़ मेरी वैलेंसी 1 कर दीजिए। कह रहा है कि इसकी वैलेंसी +1 होती है। फिर कह रहा है अगली हेडिंग है परमाणु और आयन में अंतर। परमाणु और आयन में अंतर क्या है, कह रहा है कि परमाणु जो होता है, एक तरफ परमाणु है, दूसरी तरफ आयन डालेंगे, कह रहा है यह विद्युत उदासीन होते हैं। कौन विद्युत उदासीन होता है, परमाणु। कह रहा है यह विद्युत उदासीन होते हैं, जैसे Na विद्युत उदासीन है। कह रहा है यह धनावेशित या ऋणावेशित होता है, क्या, आयन। जैसे Na पे आपको देखिए प्लस का है ना, प्लस है ना, 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इसमें प्लस है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए माइनस है। कह रहा है यह धनावेशित या ऋणावेशित दोनों हो सकता है। फिर कह रहा है नंबर 2 परमाणु क्या है, अक्रिय गैसों को छोड़कर इनका अष्टक अपूर्ण होता है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। कह रहा है जो अक्रिय गैस है उसको छोड़कर इनका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। ठीक है, कह रहा है इसका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। इसका इसमें क्या है, इसका अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, इसको अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अस्थायी होता है और इनका जो अष्टक अपूर्ण होता है, केवल अक्रिय गैस का अष्टक पूरा रहेगा और उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अस्थायी रहता है। बाकी जितने तत्व रहेंगे इसमें परमाणु में वो क्या है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, यानी कि वो जब उसका अष्टक पूरा नहीं होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होगा। फिर कह रहा है आयन जो होते हैं इनका अष्टक पूर्ण भी होता है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। जब उसका अष्टक पूरा रहेगा भैया उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अस्थायी रहेगा, जब इनका अष्टक पूरा नहीं रहेगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अस्थायी रहेगा। क्लियर है, चलिए। फिर कह रहा है ये अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं। कह रहा परमाणु जो होते हैं ये अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। इसमें क्या कह रहा है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। जो आयन होते हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं, है ना, जो आयन होते हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं। और आपको ने बताया ना धनायन ऋणायन होते हैं ना, 2 होते हैं आयन, ठीक है, धनायन और ऋणायन। कह रहा है कि जो परमाणु होते हैं ये अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन इसको कह रहा है ये अधिक क्रियाशील होते हैं। फिर कह रहा है नंबर 4 ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। कह रहा है कि जो परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु। लेकिन जो आयन होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। आयन क्या हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एक बार पूरा फिर से देखिए क्या कह रहा है, संयोजकता किसे कहते हैं, यानी कि वैलेंसी। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। कह रहा है जैसे Na की संयोजकता 1 होती है, कैसे होती है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी कि वही इसका +1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। फिर कह रहा है परमाणु और आयन में अंतर। परमाणु और आयन में अंतर क्या है, यह विद्युत उदासीन होते हैं जैसे Na। फिर कह रहा है ये आयन जो होते हैं ये धनावेशित या ऋणावेशित दोनों हो सकते हैं। जैसे देखिए Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस, यानी कि Na 1 इलेक्ट्रॉन देता है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। जो लेता है वो, जो देता है वो क्या होता है, दाता होता है, जो लेता है वो ग्राही होता है। फिर कह रहा है अक्रिय गैसों को छोड़कर इनका अष्टक अपूर्ण होता है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। कह रहा है जो इसमें परमाणु में है केवल अक्रिय गैस को छोड़कर इनका अष्टक जो होता है अपूर्ण होता है, अक्रिय गैसों को छोड़कर इनका अष्टक अपूर्ण होता है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अस्थायी होता है। फिर कह रहा है इनका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। फिर कह रहा है क्या कह रहा है, ये अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं। जो परमाणु होते हैं अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं, और लेकिन जो ये आयन होते हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं। फिर कह रहा है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, और फिर इसको कह रहा है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं।
क्या कह रहा है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, और इसको कह रहा है परमाणु को ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। चलिए आपको हम पढ़िए आगे, अगली हेडिंग आती है परमाणु तथा अणु में अंतर। आइए आपकी अगली हेडिंग है परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु और अणु में अंतर, हमने आपको पहले परमाणु पढ़ा दिया, अणु भी पढ़ा दिया है, हमने आपको परमाणु तथा आयन भी पढ़ा दिया था, उसमें अंतर भी बता दिया है। अब आपकी अगली हेडिंग है परमाणु तथा अणु में अंतर। क्या है, कह रहा है एक तरफ परमाणु डालेंगे, दूसरी तरफ अणु डालेंगे। क्या है, कह रहा है परमाणु का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कह रहा है परमाणु का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो परमाणु का सूक्ष्मतम कण है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। फिर अणु में क्या कह रहा है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जो अणु में होता है वो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। फिर इसमें क्या है, कह रहा है ये रासायनिक अपक्रिया में विभाजित नहीं होते। कह रहा है ये रासायनिक अपक्रिया में विभाजित नहीं होते। कौन विभाजित नहीं होता, परमाणु। आपको मैंने परिभाषा में बताया ना, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, विखंडित नहीं किया जा सकता। फिर अणु को कह रहा है ये रासायनिक अपक्रिया में विभाजित हो जाते हैं। कह रहा है कि अणु में क्या कह रहा है, रासायनिक अपक्रिया में विभाजित हो जाते हैं। इसमें फिर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर है ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, परमाणु। रासायनिक अपक्रिया में ये लोग भाग लेते हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है, ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। जो अणु होता है वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता। फिर क्या कह रहा है, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जो परमाणु होता है उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है, और लेकिन अणु का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणु जो होता है स्वतंत्र होता है। फिर क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए पूरा परमाणु और अणु में अंतर क्या है। हमने आपको परमाणु तथा अणु दोनों बता दिया है। कह रहा है परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। फिर अणु में क्या कह रहा है, अणु का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसमें नहीं रह सकता, उसमें रह सकता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर क्या कह रहा है, ये रासायनिक अपक्रिया में विभाजित नहीं होते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया में विभाजित नहीं होते हैं। फिर उसमें क्या कह रहा है, अणु रासायनिक अपक्रिया में विभाजित होते हैं। फिर क्या कह रहा है, ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, और ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। फिर अगला क्या है, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। फिर इसमें क्या कह रहा है, अणु का भी स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लेकिन देखिए इसमें परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, एक उसका रूप होता है। ठीक है। फिर अगली हेडिंग है अणुभार ज्ञात करना। अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। H2SO4 का अणुभार हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक जानेंगे, फिर परमाणु भार जानेंगे। इसमें अणुभार ज्ञात करने के लिए परमाणु क्रमांक जानना जरूरी है, और परमाणु भार अपने आप निकल जाता है, उसका दोगुना कर देंगे तो उसका परमाणु भार निकल जाएगा। फिर क्या कह रहा है, परमाणु इसका देखिए H2SO4 जो है इसका हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो इसका देखिए H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है इसकी, लेकिन परमाणु भार 1 होती है। फिर कह रहा है सल्फर का 16 होता है, और लेकिन इसका सल्फर का जो 16 होता है उसमें 16 गुणे 2 कर देंगे तो उसका परमाणु भार हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, उसका हो जाएगा परमाणु भार 32। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसका परमाणु भार 32 हो गया। फिर अब देखिए यही सूत्र हम ले लेंगे H2SO4। H2SO4 जब हम ले लेंगे तो हमें H का मान कितना, इसका परमाणु भार हमें रखेंगे, तो परमाणु भार कितना इसकी, लेकिन जितना ये रहेगा उससे उतने में नीचे गुणा कर देंगे। कह रहा है कि देखिए इसका H2SO4 है, ये इसका परमाणु भार 1 है, इसमें इसका 2 का गुणा था, इसमें 2 का गुणा कर दिए। फिर कह रहा है प्लस कर देंगे, फिर 32, इसका परमाणु भार कितना है 32 है। फिर प्लस कर देंगे, इसका परमाणु भार 16 है, लेकिन 4 का गुणा था, इसमें 4 का गुणा कर दिए। हम क्या किए, इसका देखिए परमाणु H का परमाणु क्या है, परमाणु भार 1 होता है, उसमें 2 का H में 2 का गुणा था, तो गुणा कर दीजिए, करिए। इसके बाद क्या H का सल्फर यानी सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, प्लस 32 कर दिए। इसके बाद प्लस 16 किसका होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, इसमें 4 का गुणा था, ऑक्सीजन में 4 का गुणा कर दिए। इसके बाद देखिए 2 1 कम 2, 32 का 32 रह गया, और 16 चौके 64 हो गया। इसके बाद 32 और 2 34 हो गया, 34 फिर इसके बाद 34 प्लस 64, 34 प्लस 64 हो जाएगा 98। इसका क्या है आपका, ये भी आ गया आपका अणुभार। यही आपको इस तरह अणुभार निकालना होता है। अणुभार इसी प्रकार निकलता है। अणुभार इसका आ गया H2, आप लोग लिखेंगे H2SO4 का अणुभार, अणुभार बराबर आया कितना 98। H2SO4 का अणुभार बराबर आया 98। इसके बाद कह रहा ग्लूकोज का क्या है, C6H12। C6H12 क्या है, C कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4 होता है, परमाणु भार हो गया 8, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका 1 ही रह गया। फिर कह रहा है H का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 दूनी हो गया 16। फिर देखिए हमने वही मान ला के रख दिया। फिर देखिए इसका
सी में 6 बार गुणा था तो इसका परमाणु भार कितना होता है 8, 8 गुणे 6 प्लस, और इसमें एच में 12 का गुणा था तो इसका परमाणु भार होता है 1, 12 गुणे 1 हो गया 12, 1 कम 12 हो गया। इसके बाद 8 इसका होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार होता है 16, 16 में 6 का गुणा, 16 छक्का 96। अब देखिए इसका गुणा कराइए, 8 छक 48, 12 1 कम 12, 16 छक्का 96। अब तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद आपका आ गया 54, यानी कि C6H12O6 का परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार बराबर आ गया आपका 154। आप इसी प्रकार किसी भी सूत्र का निकाल सकते हैं, चाहे जो आपको सूत्र दिया रहेगा आप चाहे जितना भी बड़ा रहेगा उस सूत्र का निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको देते हैं सूत्र का नाम बताते हैं, आप निकाल के बताइएगा। लिखिए सूत्र NH3 और NaCl और K2 जान दीजिए। चलिए इतना दो निकाल के कमेंट करके बताइएगा कितना इसका अणुभार होता है, आपको कमेंट करके बताना है। NH3 कहाँ है, NaCl का अणुभार हमको ज्ञात करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं पूरा, चलिए एक बार देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि परमाणु में अंतर क्या होता है, परमाणु दूसरी तरफ डालेंगे। कह रहा है परमाणु का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु में कह रहा है पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। फिर कह रहा है ये रासायनिक अपक्रिया में विभाजित नहीं होते, परमाणु जो होता है रासायनिक अपक्रिया में विभाजित नहीं होता। फिर अणु का है अणु रासायनिक अपक्रिया में विभाजित हो जाते हैं। फिर तीसरा क्या है, ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, इसमें ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, कह रहा अणु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। फिर कह रहा अणु भार ज्ञात करना, देखिए H2SO4 का अणु भार ज्ञात करना हमें, तो H का परमाणु भार होता है 1, H का परमाणु भार होता है 32, O का परमाणु भार होता है 16, तो हम उसी मान के रख देंगे। आपको अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस तरह कर लेगा H2 प्लस O4, अब तो क्लियर हो जाएगा। तो वही 1 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 32 प्लस 16 गुणे 4 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 32 प्लस 64 हो गया, इसका कुल मिला के आ गया आपका 98, आपका इसका अणुभार आ गया 98। इस तरह क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद क्या है C6H12O6 का, तो इसका H का 1 होता है और C का 8 होता है, O का 16 होता है। मान रख दीजिए 6 8 6 48, 12 कम 12 और 16 छक्का 96, तो 12 16 48 12 96 48 हो गया 154, यानी कि C6H12O6 का यानी कि ग्लूकोज का आपका अणुभार होता है 154। चलिए यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अपने दोस्तों को बताइए कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चला ताकि वो लोग भी ऑनलाइन आके देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।